हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का। आज के सेशन है मई 2025 के एग्जाम्स जो है आने वाले हैं। और आज का सेशन में हम करने वाले हैं डिस्कस जी आरटीपी ऑफ द सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट, जो कि मई 2025 के एग्जाम्स के लिए इंस्टीट्यूट ने किया है जारी। हालांकि अगर आप बच्चों ने मुझसे क्लासेस ली हैं फास्ट ट्रैक या रेगुलर और अच्छे से पढ़ाई करी है तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि नया आया हो। लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें मुझे लगता है एक बार फटाफट से आपको करवा देता हूँ सो दैट इट विल वर्क एज अ रिवीजन। तो आइए मेरे साथ फटाफट से चलते हैं इस आरटीपी पर। जनवरी 2025 के एग्जाम्स हो चुके थे और मई 2025 जो है उसका आरटीपी हम कर रहे हैं डिस्कस जी। कमाल, ये लीजिए स्क्रीन पर रहेंगी जी पूरी तरीके से निगाहें। तो एडवांस अकाउंट आरटीपी मई 2025 और यहाँ पर एक तरफ रहेंगे क्वेश्चन और मैंने साथ में एक दूसरी शीट बना दी है जहां पर रहेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है ना, तो अपन यहाँ से क्वेश्चन देखते रहेंगे और सॉल्यूशन वहां से डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने कहा है जी कुछ केस सिनेरियोज दिए हैं, लेकिन ये केस सिनेरियोज नहीं है, नॉर्मल छोटी सी सिचुएशन दी है जिसको आप केस स्टडी नहीं कह सकते और उसके बेस पे एमसीक्यूज हैं। तो फटाफट से देखते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन कहता है जी उत्तर ऐसा है, इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, तो कंपनी जी लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंटरी एज एट 31st ऑफ मार्च 2024 अमाउंट्स टू पुत्र 10,40,000 रुपी ऑन द बेस ऑफ फीफो मेथड। ठीक है, 31 मार्च 2024 को इन्वेंटरी देखी तो फीफो मेथड लग रहा है 10,40,000 की आती है। कंपनी डिसाइड्स टू चेंज द मेथड फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑन दिस 31st ऑफ मार्च। कहते हैं कि हम फीफो से ना चेंज करना चाहते हैं और उसके बेस पर अगर आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाली, किसके बेस पर? वेटेड एवरेज मेथड के बेस पर। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी जो पुत्तर आ रही है वो आपकी कितनी है जी? 8,80,000 रुपी। 8,80,000 क्या रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन आपको कहता है जी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च अमाउंट टू 12 लाख। हम एएस नंबर 2 का रूल जानते हैं कि इन्वेंट्रीज टू बी वैल्यूडेट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि भैया एन कॉस्ट तो है 8,80,000 की और जो रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी है वो 12 लाख है, तो दोनों में से लोअर क्या है? 8,80,000 है। मतलब इन्वेंट्री तो 880 पर ही वैल्यू होगी। अभी हमने देखा नहीं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, लेकिन इतनी चीज तो हम जानते हैं यार कि इतना तो अपन सोच के रख सकते हैं। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन कहता जी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इन द बुक्स एंड दो चीजें पूछ रहे हैं। एंड व्हाट डिस्क्लोजर शुड बी गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एएस नंबर 1 जो वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है, जो कि कहता है कि अगर कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो पुत्र डिस्क्लोजर किस तरीके से आपने देना है। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पर देखते हो ना पुत्र 4 ऑप्शन, तो इन ऑप्शंस के अंदर आपको दिखता है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कहता है जी 8,80,000 होगा, 12 लाख होगा, 12 लाख होगा एंड 880। प्राइमा फेसी हम जानते हैं कि जो बी और सी ऑप्शन है वो तो गलत ही है, क्योंकि भाई 12 लाख नहीं होगा। इन्वेंटरीज टू बी रिलेटेड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और जो कॉस्ट है वो लोअर है। तो 880 ही करेक्ट है, या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है, बी और सी तो हो ही नहीं सकती। और ए और डी में से कौन सा बेटर होगा, कौन सा सही आंसर होगा जो कि करेक्ट डिस्क्लोजर की बात हमसे करेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी कहता है जी विल बी 880 एंड द फैक्ट दैट द वैल्यूएशन मेथड हैज चेंज्ड इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और डी पॉइंट क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी विल बी दिस एंड फुल डिस्क्लोजर विद द अमाउंट द वैल्यूएशन मेथड हैज चेंज्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ए और डी में क्या फर्क है? ए वाली ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है? ए वाली ऑप्शन है पुत्र सिर्फ क्या कह रहे हैं? द फैक्ट, सिर्फ फैक्ट बताना, जबकि डी ऑप्शन कह रहा है भैया फुल डिस्क्लोजर जो है आप दीजिए। एक मिनट, कहाँ गया जी? अरे अरे अरे, हाँ जी, फुल डिस्क्लोजर दीजिए विद द अमाउंट द वैल्यूएशन मेथड हैज चेंज। एएस1 बड़े क्लियरली कहते हैं भाई अगर अमाउंट असर्टेनेबल है तो फैक्ट और अमाउंट दोनों चीजें बतानी, और क्योंकि इस केस में तो बड़े क्लियरली असर्टेनेबल है, क्योंकि पुराने वाले मेथड अगर आप फीफो फॉलो करते हो तो 10,40,000 की इन्वेंट्री होती है और अब आपकी 880 की बन रही है, तो डेफिनेटली आप अमाउंट भी बता सकते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन बनती है पुत्र वो कौन सी ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आइए देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है पुत्र डी ही बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने। मैंने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया है जी रिकॉर्डिंग के लिए, और पूरा जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नयापन मेरे लिए भी, मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ भाई इस सिस्टम पर। तो आप लोग पूर्ण तरीके से खुश हो सकते हैं कि आप लोग इसके भागी बन रहे हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने पुत्र की कहता जी ए लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ 17,15,000 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन which is inclusive of 1,15,000 for the interest accrued but not due। 17,15,000 रुपए आपने देने स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, जिसमें से 1,15,000 रुपए का इंटरेस्ट है जो एक्रू हो गया, ड्यू नहीं हुआ। कहता जी लोन इज सिक्योर्ड बाय द हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट लोन इज टू बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज फॉलोज। अब देखोगे उसने चार ऑप्शन दी, चारों ऑप्शन में जो एक चीज कॉमन है ना वो ये है, कहता जी 16 लाख रुपए एज अ सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग,
16 लाख है सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग, 16 लाख है सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग, और 16 लाख है सिक्योर्ड अंडर लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग। मतलब ये वाली चीज तो क्लियर है, इसमें तो दिक्कत है ही नहीं कि 16 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा, वो भी सिक्योर्ड लोन की तरह। बात हो रही है जो 1,15,000 था, उसने बोला ना 17,15,000 है, जिसमें से पुत्र 1,15,000 का आपका क्या है जी, इंटरेस्ट है, तो बाकी बच गया 16 लाख। तो 16 लाख तो सिक्योर्ड लोन है, 1,15,000 का क्या होगा? फाइनल अकाउंट का जब शेड्यूल 3 पढ़ते हैं तो बड़े ही क्लियरली जब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की, उसके अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है इंटरेस्ट एक्रूड विच इज नॉट ड्यू। तो 1,15,000 का इंटरेस्ट आएगा अंडर द अदर करंट लायबिलिटी। अब पहली ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, पहली ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, तो पहली ऑप्शन में तो देखो उसने कुछ ही बताया ही नहीं 1,15,000 के बारे में, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरे में कहता है 1,15,000 आएगा अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये भी गलत है। तीसरा कहता है जी 1,15,000 आएगा अंडर अदर करंट लायबिलिटी, यही ऑप्शन करेक्ट है। और चौथे में कह रहे डिस्क्लोजर दो ही मत 1,15,000 का, भाई ऐसे थोड़ी होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनता है, और यहां पर हम मार्क कर लेते हैं जी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर पुत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जनरल एमसीक्यूज है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर जी मोस्ट बाय प्रोडक्ट्स एज वेल एज स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल बाय देयर नेचर आर इमटेरियल, बिल्कुल ठीक है। जो बाय प्रोडक्ट एक्सेट्रा आते हैं बहुत ज्यादा मटेरियल वैल्यू नहीं होती, तो कहता सो दीज आर मेजर्ड एट, क्या हम कॉस्ट पर मेजर करें, क्या कॉस्ट और एनआरवी पर मेजर करें, या मेजर जीरो पर कर दें, या फिर एनआरवी पर? अरे भाई चाहे इमटेरियल है, कुछ ना कुछ स्क्रैप के तौर पर वैल्यू तो आई जाती होगी, तो जो वो वाली वैल्यू आती है उसी पर आपने करना होता है जी वैल्यूएशन। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाला नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कोई ये नॉर्मल प्रोडक्ट थोड़ी है जिसके आप कहोगे एएस2 करो लोगों कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नहीं भाई, ये तो बहुत छोटी सी इमटेरियल चीज है, इसलिए जो भी बस इसकी रीसेल वैल्यू आएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली, उस पर आपने वैल्यू कर लेना। तो थर्ड क्वेश्चन का उत्तर है पाजी, थर्ड ऑप्शन तो उत्तर क्वेश्चन है डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एएस नंबर 1 का एक बड़ा आसान सा कहता है जी व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूवल और थ्री रीजन फॉर द एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हमने क्लास में डिटेल में किया हुआ, यहां से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। एएस 2 से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एलएमएल लिमिटेड फॉर द ईयर 2024 यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्लोजिंग इन्वेंटरी। ये वाले क्वेश्चन भी हमने क्लास में किए हुए हैं बहुत सारे, और फिर भी फटाफट से एक बार देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या बता रहे हैं जी, बात ऐसी है, कहता है जी एक रॉ मटेरियल ए है और एक फिनिश गुड्स बी है। तो रॉ मटेरियल ए यूज होता है फिनिश गुड्स बी को बनाने के लिए। पहले मटेरियल ए की इंफॉर्मेशन पुत्र हमें दी जा रही है क्वेश्चन के द्वारा। के अंदर क्लोजिंग बैलेंस 700 यूनिट पड़े हैं आपके, और ये पर यूनिट की इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है 280, आईटीसी अवेलेबल है 25 का, तो ये हो जाएगा माइनस। फ्रेट इनवर्ड है 35 की ऐड हो जाएगी, हैंडलिंग चार्जेस 20 रुपए के पर यूनिट ऐड हो जाएंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है अलग से, इसका यूज अभी नहीं है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जो यूज होगा वो बाद में होगा। डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल की वैल्यूएशन किस प्रकार से करनी है। अगर आपका जो सेलिंग प्राइस ऑफ एफजी है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो गया, उस केस में हम कहते हैं ना कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन रिप्लेसमेंट प्राइस पर करना, वहां ये काम में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन पढ़कर पुत्र मैं निकालना चाहूं इसकी वैल्यू, 280 में से 25 निकल गए और 35 ऐड हो गए, 290 और फिर ये 20 ऐड हो गए, तो 310 रुपए, तो मटेरियल की कहानी हो गई खत्म। एक बार फटाफट से दिखाते हैं आपको मटेरियल की जो वैल्यू आ रही है। ये लीजिए जी मटेरियल की कॉस्ट, उम्मीद करता हूँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रॉ मटेरियल की जो पुत्र कॉस्ट है वो कितनी है जी, 310, जो हमने अभी अभी कंप्यूट कर ली। एफजी की बात करूं, क्वेश्चन कहता है जी मटेरियल है 280 रुपए का, ठीक है, लेबर है 80 की, डायरेक्ट ओवरहेड है 40 का, तो इन सबको तो हम ऐड कर ही लेंगे। 280 और 80 हो गए जी आपका 360, और 40 ही हो गए 400 रुपए। लेकिन कहता भैया ऐसा है फिक्स ओवरहेड भी है पूरे साल के ना 3,60,000, जो कि नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट्स पर है, और एक्चुअल प्रोडक्शन है 30,000 यूनिट की। तो हम जानते हैं जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको आप नॉर्मल या एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के अकॉर्डिंगली लेकर चलते हैं। तो 3,60,000 को आप उत्तर 36,000 से डिवाइड करोगे तो 10 रुपए का फिक्स ओवरहेड प्रोडक्शन पर यूनिट भी आ गया, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ एफजी है पुत्र वो कितने रुपए की है, 410 रुपए की बनती है। क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है कि अंदर जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दोनों का ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है हमें। पहला एनआरवी ऑफ द फिनिश गुड्स इज 500। आप ये देखिए कॉस्ट कितनी थी 400 और एनआरवी 500 है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है एफजी का। तो आपकी रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसी होगी, एट कॉस्ट, जो कि कितने 310, और कितने यूनिट्स हैं 700, तो 700 गुना 310। मैं दिखा देता हूं साथ साथ आपको, ये देखिए मैं दिखा देता हूं, ये लीजिए। जब एनआरवी जो है वो है 500 रुपए की, तो रॉ मटेरियल जो ए है 310 के हिसाब से वैल्यू करोगे 700 यूनिट। और जहां तक एफजी की बात है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी कितनी है 500, कॉस्ट कितने पुत्र 410, तो लोअर क्या है 410, तो 410 के हिसाब से आपके कितने यूनिट्स यहाँ पर दिखा देता हूँ जी 1800 यूनिट्स। तो 1800 इंटू 410 करेंगे, इस प्रकार से पुत्र ये उत्तर आपका आ जाएगा 9,55,000। अब दूसरा केस जो क्वेश्चन ने कहा, कहता भैया एनआरवी ऑफ एफजी 380। इस केस में आप देखेंगे जो सेलिंग प्राइस है 380, ये कॉस्ट प्राइस यानी कि 410 रुपए से कम हो गया भाई। एफजी का तो सिंपल
सिंपल रूल है कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, तो एनआरवी लोअर है 380, ये 1800 यूनिट्स तो 380 पर वैल्यू हो जाएंगे। देखिए ये 1800 यूनिट्स तो 380 के हिसाब से वैल्यू हो गए, इसमें तो दिक्कत है ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहां आई, जब सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। इस केस में आप रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस पर, जो कि कितना है 200, तो 700 यूनिट शैल बी वैल्यूड एट 200 रुपए। शायद उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी भी है। रॉ मटेरियल को आप वैल्यू करेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर, और एफजी को तो हमने कहा कि क्योंकि एनआरवी लो है उस पर वैल्यू किया गया। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है आपकी 200, तो मटेरियल के 700 यूनिट्स पुत्र आप वैल्यू करेंगे एट द रेट ऑफ 200। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्लास में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, घबराने का विषय नहीं है। आगे चलते हैं। तो हमें बताया जा रहा है जी एक एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रश्न दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ विष्णु लिमिटेड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे भैया सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही पूछ रहा है, यूजिंग द डायरेक्ट मेथड पुत्र एज पर एएस नंबर 3। डायरेक्ट मेथड के हिसाब से करना है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बड़ी ही आसान सी बात है, बड़े ही डायरेक्टली हमने देखना है कि कितना पैसा डेटर से आ गया, कितनी कैश सेल हुई, कितनी कैश परचेज हुई, माइनस कर देना, कितना आपने क्रेडिटर को पैसा दिया माइनस कर देना, और जो खर्चे वगैरह होंगे उनको माइनस कर देना। इस तरीके से चलता है। क्वेश्चन हमें बता रहे हैं जी करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ट्रेड पेएबल है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है। समरी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स बता दिया गया, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम में इंटरेस्ट बता दिए, तो हमारे काम का है ही नहीं भाई, क्योंकि ये कहां जाएगा, इंटरेस्ट की इनकम आई है आपको, आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाली चीज होगी ना, उसने हमसे ऑपरेटिंग पूछी है। फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये हम जानते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अंत में ऐड हो जाएगा जी, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। उसका डेप्रिसिएशन हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये चाहिए होती है इनडायरेक्ट मेथड में, नॉन कैश है। एडमिन सेलिंग एक्सपेंस दिख रहे हैं 15,40,000 के, ये हमारे काम का। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे काम का नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हमारे काम का नहीं है। अगर आप करते इनडायरेक्ट मेथड तो वहां पर इस लॉस को हम एड बैक कर देते, ठीक है ना। और इनकम टैक्स से पी&एल की फिगर हमें दी हुई है, तो वो हम अकाउंट बनाकर इजीली निकाल देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का ब्रॉड डाउन है, कैरी डाउन है, और यहाँ पर हमें पी&एल बताएगा, तो पेमेंट इजीली कंप्यूट कर ली जाएगी। अब आई जी मेन बात, मजे की बात। क्वेश्चन कहता भैया ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल इंक्लूड द अमाउंट रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज ओनली, ओनली, ओनली। Foreign exchange loss represents the incremental liability of a long-term borrowing due to exchange rate fluctuation between the acquisition date and balance sheet। क्वेश्चन ना भी बताता तब भी हमें पता ही है यार ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस क्या होता है। एएस नंबर कहना सुना है ना भाई, पढ़ा है हमने कि फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है, एक्सचेंज रेट वो चेंज होता है, जिसके कारण आपका एक्सचेंज लॉस या गेन आता है, राइट। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन ना भी देता तो भी चल जाता। मेन बात क्या कही कि जो ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल है उसमें सिर्फ क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज ही है, और क्वेश्चन है हमें कुछ नहीं बताया, तो भाई हम तो यही कहेंगे कि सारी सेल जो भी क्रेडिट सेल ही है, और जो भी परचेज है, परचेज अभी दिख नहीं रही, लेकिन परचेज भी सारी के सारी क्रेडिट परचेज होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आप उसके अंदर कहते हैं ना ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस। तो ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस ओपनिंग प्लस परचेज, कमेंट जी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस ये क्या हो रहा है, इसमें से हम चूज कर लेते हैं स्ट्रोक इरेजर, ये बेटर है। हाँ जी, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक जब आप करते हैं तब जाकर हमारे पास आता है जी सीओजीएस, उसी को इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पर कहा है। तो हम क्या करेंगे, आपको उसने देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो जानकारी दी है यहाँ पर, और ऊपर से ध्यान रखना इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा पंगे लिए हैं आपसे। 31 मार्च 24, 31 मार्च 23, मतलब तुम हो बिगिनिंग और तुम हो एंड। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज को एक्स मान लेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल, जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको वैल्यू दी है, तो यहाँ से परचेज की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पुत्र, जो आपका ये वाला अकाउंट है ट्रेड रिसीवेबल, जो इसका ओपनिंग क्लोजिंग है, ये ब्रॉड डाउन हो गया, कैरी डाउन हो गया, और एंट्री होती है सेल्स की आपकी डेटर टू सेल। तो ऐसा करते हुए ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, वहां से रिसिप्ट आ जाएगी कि कितना पैसा हमें डेटर से मिला होगा। सिमिलरली जो मैंने सिखाया अभी, आप कॉस्ट ऑफ सेल वाला फॉर्मूला लगाकर ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल लगाकर परचेज निकाल लोगे। उस परचेज को ट्रेड पेबल वाले अकाउंट में भर दोगे, ब्रॉड डाउन है, कैरिड डाउन है, परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री पास करोगे, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया वो भी इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं सॉल्यूशन पर चलते हैं इस प्रश्न के, और जैसा मैंने कहा उसी प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ट्रेड रिसीवेबल की। क्वेश्चन हमारे सामने है, ट्रेड रिसीवेबल का जो ब्रॉट डाउन है, ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस है जी 1,88,000, और पुत्र कैरी डाउन कितना है 2,05,000। ये लीजिए ब्रॉट डाउन 188, कैरी डाउन कितना है पुत्र 2,05,000, और क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर उसने बताया कि कितने रुपए की सेल हुई है, 85,50,000 रुपए की। 85 लाख डेटर टू सेल की एंट्री पास करी, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई जी बाय बैंक, मतलब इतना रुपए आपने को कहां से मिला, डेटर से पैसा मिला 85,33,000। तो इसको जाकर अपन क्या कर देंगे जी
ये देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ विष्णु लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग डायरेक्ट मेथड के हिसाब से ये आ गया आपका कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 85,33,000। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जैसे मैंने कहा था पहले परचेज निकाल लेना ये वाला फॉर्मूला लगाकर। हमने कहा कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन ने हमें जो जो आइटम दी थी हमने यहाँ पर भर दी जी। कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग की वैल्यू, परचेजेस आ गई, बैलेंसिंग फिगर 55,55,000। इसके लिए हमने क्या किया जी, ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाया। क्वेश्चन में गए वापस, देखा ब्रॉड डाउन है 2,15,000, कैरी डाउन 1,95,000। ब्रॉड डाउन 2,15,000, कैरी डाउन 1,95,000 और एंट्री क्या होती है परचेज टू क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में आ गया जी बाय परचेज और ये आ गई जी बैलेंसिंग फिगर पुत्र आपकी 55,75,000, मतलब इतना रुपया आपने पे किया। और ये देखिए माइनस कैश पेड टू सप्लायर कर दे 55,75,000। क्वेश्चन में जाते हैं, उसने इसके लिए कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की बात नहीं बताई, एडमिन सेलिंग, लेकिन डायरेक्ट नेचर का खर्चा है बिजनेस के लिए, तो ये 15,40,000 एज इट इज हमारा माइनस हो जाएगा। ये लीजिए पेमेंट फॉर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद बात आती है इनकम टैक्स की, तो इसका अकाउंट बना लेंगे हम। ब्रॉड डाउन 65, कैरी डाउन 48। ये लीजिए मैं इसका अकाउंट दिखाता हूँ आपको। ये लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 65, टू बैलेंस कैरी डाउन 48,000। उसके बाद पी एंड एल टू प्रोविजन की एंट्री होती है। पी एंड एल में आपने डाला इनकम टैक्स 95,000 का, तो आपने किया होगा पी एंड एल टू प्रोविजन, प्रोविजन में आ जाएगा बाय पी एंड एल कितना पुत्र 95,000, 95,000। और ये आ गया जी टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपए जो आपने यहाँ पर दिखा दिया। और फाइनली जो फायर इंश्योरेंस क्लेम वाला था उसे आपने ऐड कर दिया और ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उत्तर आ जाता है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मुझे पता है सब बच्चे इजीली टैकल कर लेंगे भाई, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। आगे बढ़ते हैं, एएस नंबर 4 का एक प्रश्न हमारे सामने इंस्टीट्यूट ने दिया है भाई। लेट अस सी। क्वेश्चन के अंदर जी, स्मार्ट लिमिटेड क्लोजेज इट बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 24 आर टू बी अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑन 30th जून। तो ये मेन चीज हो गई। एएस नंबर 4 में तो ये चीज देखी जाती है भाई, बैलेंस शीट डेट से लेके जिस दिन डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस बीच में जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट कहा जाता है, जो विच में बी एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्वेश्चन कहते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24-25, इसका मतलब क्या हुआ 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक, पहले 3 महीने में फॉलोइंग इवेंट्स हैव टेकन प्लेस एज एन अकाउंटेंट, द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी सीक्स योर एडवाइस फॉर द फॉलोइंग। तो कुछ केसेस दिए होंगे हमें, ये लीजिए जी। और इसके बाद हमसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रीजन हाउ द अबव ट्रांजैक्शन विल बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 24। तो जो ईयर 31st मार्च 24 को एंड हो गया, क्या उसमें इनकी कोई ट्रीटमेंट होगी, और अगर होगी तो किस प्रकार से होगी? क्योंकि ये जो भी 4 पॉइंट उसने दिए होंगे ये 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 के बीच में हो रहे होंगे। ये लीजिए पहला पॉइंट कहता जी, स्मार्ट लिमिटेड हैज एन इन्वेंट्री ऑफ 50 स्टिचिंग मशीन जो कि कॉस्ट थी 5500 की ऑन 31st मार्च। कहता जी कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ हैवी डिक्लाइन इन द डिमांड, और हमें पहले से अंदेशा हो गया कि भाई अपनी ना डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की। और इन्वेंट्री को तो कहते हम जानते हैं कॉस्ट और एनर्जी विच एवर इज लोअर पर वैल्यू करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मतलब अगले महीने, due to fall in demand, the prices have gone down drastically. The company has sold 5 machines during the month at a price of 4,000 per machine. हो क्या रहा है पुत्र, आपने ना जब 31 मार्च 2024 को अपना बैलेंस शीट बनाया, आपने देखा कॉस्ट और एनआरवी, तो कॉस्ट है 55, हो सकता है इस दिन एनआरवी आपकी ज्यादा थी, तो आपने कॉस्ट पर वैल्यू कर लिया, क्योंकि कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो कॉस्ट कम थी 5500 की वैल्यू कर लिया। लेकिन अगले ही महीने आपको पता चला कि यार हमारे इस प्रोडक्ट की डिमांड तो काफी ज्यादा गिर गई, जिसके कारण आपको दिख भी रहे कि आपका जो प्राइस है आपने सिर्फ 4,000 रुपए पर बेचा है। तो क्या आप अपनी मशीन्स को 5500 पर वैल्यू अगर करते हैं तो क्या ये उचित है या अनुचित है? अनुचित है, ये उचित नहीं है, क्योंकि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आपको ये संदेश दे रहा है कि भाई आपकी वैल्यू कम हो चुकी है। और क्वेश्चन ने क्या बताया, जो की लाइन है, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग a heavy decline in the demand in the next year। कंपनी को पहले से ही लग रहा है कि अगले साल डिमांड कम हो जाएगी, 31st मार्च को ही ये पता था। सो ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है, एंड आपको जो आपकी 50 मशीन थी, जो आपकी ये 50 मशीन है, इसको आपको वैल्यू करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 4,000। ये देखिए जी, ये जो मैंने बताया वही इंग्लिश में लिखा है, मेन बात ये देखिए 50 इंटू 4,000, इस तरीके से उत्तर जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस पर चलते हैं।
क्वेश्चन कहता है जी फायर हैज ब्रोकन आउट इन द कंपनीज गोडाउन ऑन 15 अप्रैल, कंपनी हैज एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 25 लाख रुपए जिसमें से 75% रिकवरेबल है। अब 15 अप्रैल को आग लगी, क्या 31 मार्च को इसके बारे में कुछ पता था? आंसर है नहीं। तो जब कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर नहीं रही थी तो ये एडजस्टिंग इवेंट थोड़ी हो गई, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन एक एक्सेप्शन आती है, क्योंकि फायर ब्रेकआउट हुआ है, 25 लाख का नुकसान हुआ है, तो आप ये देखोगे कि क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या वैलिड नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, इन दैट केस नो प्रॉब्लम। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है, उस केस में आपको अपने अकाउंट्स लिक्विडेशन बेस पर प्रिपेयर करना पड़ेंगे। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज लिखनी है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, और अगर अप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न तो कोई डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं रही, तो उस केस में आप अपने अकाउंट्स लिक्विडेशन बेस पर प्रिपेयर पुत्र करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही थर्ड पॉइंट पुत्र, कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ सेल्स एग्रीमेंट ऑन 30th मार्च 24 टू सेल अ प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 7.5 लाख which is being carried in the books at 5,50,000 at the year end। अब आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए हैं, आपकी बैलेंस शीट डेट से पहले ही ना कहता है एग्रीमेंट हो गया, बुक्स में 5,50,000 की थी, हमने एग्रीमेंट कर लिया 7,50,000 का, मतलब 2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, और 5,50,000 का आपका एसेट जो बुक से निकल जाएगा पुत्र। क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड द सेल इज कंप्लीट इन द मंथ ऑफ मई। 30 जून 2024 जिस दिन अप्रूवल हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उससे पहले आपका जो है सेल कंप्लीट हो गया। व्हेन द कन्वेयंस एंड पोजेशन गॉट कंप्लीटेड, अब ये जो है ये बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है, व्हेन कन्वेयंस एंड पोजेशन गॉट गेट कंप्लीटेड, इसका मतलब क्या है? मैं दोनों तरीके से आंसर बताता हूं। बिल्कुल अगर नॉर्मल अंदाज में सोचना है तो इसका आंसर वही है जो हमने क्लास में किया है और जो आज तक होता आया है। बड़े ही इजीली आप लोग ये कह सकते हैं कि भैया, क्योंकि आपने 30 मार्च यानी कि 31 मार्च 2024 को कंडीशन तो एग्जिस्टिंग थी, क्योंकि आपने एग्रीमेंट तो कर लिया था, तो आपको क्या करना चाहिए, बुक्स में से इसको एसेट को निकाल देना चाहिए और सेल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका पीएनएल में आ जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है? इंस्टीट्यूट कहता है, उन्होंने रीजनिंग नहीं दी लेकिन हम मानते हैं ऐसा, इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भाई ये ना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? शायद इंस्टीट्यूट ऐसा कहना चाहता है कन्वेयंस एंड पोजेशन गेट कंप्लीटेड ओनली इन द मंथ ऑफ मे। कई बार क्या होता है, मान लीजिए जब उसने कहा कि आपका एग्रीमेंट हुआ, उसने कहीं पर ये नहीं बताया कि आपका रिटर्न एग्रीमेंट हुआ या ओरल हुआ, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि मान लो अगर मैं ऐसा मान लूं कि ओरल एग्रीमेंट हुआ कंपनी के बीच और एक पार्टी है कि भाई क्या तुम हमारा एसेट लोगे, 5,50,000 का 750 में देंगे, तो शायद बात छिड़ी है अभी इतनी, ओरली उस पार्टी ने हाँ बोला है। लेकिन रियल एस्टेट में ओरली ट्रांजेक्शन कभी होती नहीं है, जब तक आप रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं करोगे तब तक उसका ओरल बात का कोई वजूद ही नहीं है। तो शायद इसलिए इंस्टीट्यूट ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया है। मैं दिखाता हूं, ये देखिए, कहता है सिंस द ट्रांसफर ऑफ risk and reward and sale got complete in the month of May, when the conveyance and possession got complete, so no revenue should be recognized in the year 23-24। लेकिन कहता है आप डिस्क्लोजर देना चाहो तो दे सकते हो। ये बात तो गलत हो गई। अब मेरे मतलब गलत इन द सेंस ये ऑप्शन 2 हो गई मेरे हिसाब से। अगर आप इसमें पहली ऑप्शन जो मैंने बताई उसके हिसाब से आंसर दोगे, एज्यूमिंग की जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न एग्रीमेंट था हमारा, कौन से एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो उसने बोला है ना सेल एग्रीमेंट, अगर मैं इसे मान लूं कि हमारा रिटर्न एग्रीमेंट था, इन दैट केस आप डेफिनेटली इसको एडजस्टिंग इवेंट मान सकते हो। बुक्स में से एसेट को गायब करो और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट उसी ईयर एंड पर 31 मार्च 24 को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट पर आते हैं। कहता है कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20 टू 23, तो 1 अप्रैल 2022 को जो ईयर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 23 को जो खत्म हुआ, हमारा ईयर कौन सा है अभी? अगर आप हमारे ईयर की बात करते हो, हमारा ईयर चल रहा है जो 31 मार्च 24 को एंड हुआ, यानी कि ये आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 वाला ईयर है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई जो पिछला साल था ना उसमें आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, एक कंपनी हैज रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15 लाख रुपए। नाउ कंपनी हैज रिसीव्ड अ नोटिस फॉर द रिफंड ऑफ दिस ग्रांट ऑन 15 जून, 30 जून 2024 को अप्रूवल हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे पहले सरकार का आपको चिट्ठी आ गई, नोटिस आ गई कि भैया पैसे वापस करो ड्यू टू वायलेशन ऑफ सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ ग्रांट। ग्रांट कब मिली थी? इस साल में, उसकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई आपसे करंट ईयर में, तो कहता गवर्नमेंट आपको कह रही है कि रिफंड कर दो, तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट बनेगा या नहीं बनेगा? सवाल उठता है कि 31 मार्च 24 को कंडीशन एग्जिस्टिंग थी, 100% थी। सर आपको कैसे पता सर? भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वॉयलेशन ऑफ सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ ग्रांट ड्यूरिंग द ईयर 23-24, मतलब आपका जो ईयर था इन क्वेश्चन 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 वाला, उसी में कंडीशन वॉयलेट हुई है, तो आपको तो पता होगा ना कंडीशन वॉयलेट हुई है। कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही है ना भाई 31 ऑफ मार्च 24 को, समझ रहे हो मेरी बात? तो कंडीशन इज एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च 24। कैसी कंडीशन? दैट वी हैव नॉट फॉलोड द टर्म्स ऑन द बेस ऑफ विच गवर्नमेंट गेव मी द ग्रांट। तो इसलिए ये भी क्या बनेगा जी? एडजस्टिंग इवेंट आपका बनेगा, ठीक है जी। सेड ग्रांट शुड बी
एक मिनट। Said grant should be adjusted in the financial statement for the financial year 23-24 because the violation of the condition took place in the financial year 23-24 and the company must be aware of it। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। एस नंबर 5 का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ कि क्या जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में ना किए हुए हैं, इसलिए मैं हर एक वर्ड को इंग्लिश को पढ़कर ऐसे ही फालतू की इंटरप्रिटेशन करूँ, कोई सेंस नहीं है, उसका टाइम वेस्ट होगा। सीधी सीधी बात करते हैं। पहला कहता पिछले साल तक फर्नीचर को डेप्रिशिएट करे थे एसएलएम बेस पर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, इस साल से कह रहे हैं कि ना लाइफ चेंज कर दो 3 साल। भाई ये अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी है, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। दूसरा, मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे द पेंशन टू एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता सच एम्प्लॉइज विल गेट अ पेंशन ऑफ 20,000, अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम। तो एएस 5 चीख चीख कर कहते हैं कि भाई अगर किस चीज के लिए पहले कोई चीज थी नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी, आप नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करो पहली बार, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और तीसरा कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 देयर वाज चेंज इन द कॉस्ट फॉर्मूला इन मेजरिंग द कॉस्ट इन्वेंटरी। कॉस्ट फॉर्मूला मतलब मान लो फीफो से वेटेड एवरेज हो गया, फिर वाइस वर्सा। तो हाँ, दिस इज कॉल्ड एज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो तीसरा जो चीज है सिर्फ यही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। जो पहला है इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और दूसरा भी क्या है पुत्र, नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, लो भाई आगे बढ़ते हैं। एएस नंबर 7 का क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पुत्र। लेटेस्ट सी क्या कहता है ये क्वेश्चन। AP Limited, a construction contractor undertakes the construction of a commercial complex for K Limited। तो AP Limited है जी, ये कॉन्ट्रैक्टर है, और कॉन्ट्रैक्टी कौन है, K Limited। तो कहता जो AP है मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, सबमिटेड सेपरेट प्रपोजल्स फॉर ईच ऑफ द 3 यूनिट्स, तीनों के सेपरेट प्रपोजल गए। एग्रीमेंट सिंगल ही एंटर, एक मिनट, एग्रीमेंट सिंगल ही एंटर हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर तीनों की वैल्यू अलग अलग लिखे, ईच 50, 60 और 75 लाख। एग्रीमेंट ऑल्सो लेज्ड ऑन द कंप्लीशन टाइम फॉर ईच यूनिट सेपरेटली, मतलब कमेंट वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। बताओ जी क्या होगा, डेफिनेटली 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि तीनों के लिए सेपरेट प्रपोजल है, तीनों के रेवेन्यू अलग अलग लिस्टेड है और तीनों की कंप्लीशन डेट अलग अलग लिस्टेड है। तो AS7 के हिसाब से ये आपका क्या होगा जी, तीनों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। देखिए जी, सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, सेपरेट प्रपोजल है, सेपरेट नेगोशिएशन है, मतलब तभी तो उसका सेपरेट रेवेन्यू आया ना। और हर एक का कॉस्ट और रेवेन्यू भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हर एक की कंप्लीशन डेट वगैरह और रेवेन्यू अलग से पता है, तो तीनों का कॉस्ट भी हम अलग से निकाल लेंगे। तो आपने क्या करना है, तीनों को सेपरेट मानना है। उसके अलावा ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है, भाई कितनी बार ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। कहता जी 1 दिसंबर को कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया, 45 लाख का रेवेन्यू था, लेकिन 31 मार्च तक हमारा 32.5 लाख लग गया, एडिशनल कॉस्ट लग रहा है 15,10,000 रुपए की और लग जाएगी। तो कहता बताना जी कितना अमाउंट रेवेन्यू में हम चार्ज करें। अरे यार आसान सी बात है, क्या करेंगे, हम कहेंगे जी आज तक की कॉस्ट, सीटीसी कॉस्ट, सीटीडी कॉस्ट टिल डेट, और ये क्या है जी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, दोनों को ऐड किया, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया। तो आप कहोगे जी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 47.6 में से 32.5 का खर्चा आपका हो गया, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो हो गया जी 68.28% का। इसके हिसाब से आप कहोगे टोटल रेवेन्यू कितना था हमारा 45 लाख, उसके हिसाब से 68.28% के तो 30.73 लाख का हमारा रेवेन्यू आ गया। इसमें से इंस्टीट्यूट ने जो चीज नहीं करके दिखाई मैं बता देता हूँ, इसमें से अगर आज तक की खर्चा 32.5 लैख का माइनस कर देते हो तो ये आज तक का मेरा लॉस आ गया। मैं बता देता हूँ जी कितना, 1 मिनट रुकिए, कैलकुलेटर कर लेते हैं। 30.73 माइनस 32.5, ये 1.77 लाख का तो लॉस आप रिकॉर्ड कर ही लो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और साथ में पैरा 35 और 36 नहीं भूलना, आपने हमेशा AS7 के क्वेश्चन के केस में ये भी देखना है कि कहीं हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से एक्सीड तो नहीं करेगी। तो दिख रहा है क्लियरली हमें, ये क्या है भैया आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, और रेवेन्यू कितना था सिर्फ 45 लाख रुपए का। तो आपका जो टोटल लॉस है वो 2,60,000 का है, जिसमें से आपने 2,60,000 में से 177 का तो कर ही लिया करंट ईयर के लिए, और बाकी के लिए आप क्या कर लोगे, प्रोविजन बना लोगे। कितने के लिए, 0.83 लाख, मतलब 83,000 के लिए आप क्या कर लोगे जी, प्रोविजन बना लोगे करंट ईयर में ही। ठीक है, तो ये वाली चीज है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कई बार किए हुए हैं क्लास में। उसके बाद AS9 का ये भी क्वेश्चन किए हुए हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कहता है जी ये गिवन बिलो इज द इन्फॉर्मेशन है, और पूछेगा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी विद वैलिड रीजन, कि कितना अमाउंट रेवेन्यू के तौर पर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो आइए देखते हैं। पहला केस कहता भैया 50,000 के गुड्स बेचे थे हमने 18 मार्च को, लेकिन एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर हमने डिलीवर किया 15 अप्रैल को। तो क्या मैं करंट ईयर 31 मार्च वाले में रिकॉर्ड करूं या ना करूं, डेफिनेटली करेंगे।
भाई बायर की रिक्वेस्ट पे आपने रोके हैं, इस वजह से मैं सेल को पोस्टपोन नहीं कर सकता, तो ये 50,000 आपकी सेल मानी जाएगी, टिक मार देता हूँ। दूसरा केस, 13 जनवरी को हमने 1,25,000 के गुड्स कंसाइनमेंट बेस पर भेजे थे, जिसमें से 20% अनसोल्ड हैं विद द कंसाइनी, तो 1,25,000 का 20% निकाल दो, 25,000। इसको रेवेन्यू मत मानना क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुए हैं। 1,25,000 में से 25,000 को सेल मत मानना, जो बाकी रह गया 80% 1 लाख, इसको सेल मान लेना। तीसरा केस कहता जी 1 लाख रुपए के गुड्स ना हमने सेल किए थे अप्रूवल बेस पर 1 दिसंबर को। अप्रूवल का पीरियड था 3 महीने, जिसके बाद मान लिया जाएगा सेल हो गए। तो 1 दिसंबर से अगर आप 3 महीने काउंट करें, दिसंबर जैन फेब, तो फेब एंड तक, फेब एंड यानी कि 28 फेब 2023 तक अप्रूवल आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन कहता भैया ऐसा हुआ कि बायर सेंट द अप्रूवल फॉर 75% गुड्स अप टू 31 मार्च, तो ये तो सेल हो ही गए। और कहता नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल इज रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च, और 31 मार्च तक बाकी के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो भाई आपके पास टाइम सिर्फ कब तक का था? 28 फेब 2023 तक का। अगर आपने 28 फेब 23 तक ना अप्रूव किया ना डिसअप्रूव किया, तो बाय डिफॉल्ट जो के लिए भी आपने आंसर नहीं दिया वो भी सेल मान लिया जाएगा। तो 75% का आपने अप्रूवल दे दिया, बाकी के बारे में कुछ बताया नहीं, और आपका टाइम पीरियड लैप्स हो गया, तो ये पूरे का पूरा अमाउंट 1 लाख का सेल मान लिया जाएगा। तो 50,000, एक मिनट मार्क करो इससे, 50,000 ये वाला, 1 लाख ये वाला, और 1 लाख ये वाला, टोटल 2,50,000 रुपए की सेल आप एज पर एस नंबर 9 जो है उत्तर रिकॉर्ड कर लेंगे। ये लीजिए जी, ये आ गई आपकी सेल, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 AS10 का क्वेश्चन है। क्लास में ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं जहां पर वो वैल्यू ऑफ पीपीई निकालने की कॉस्ट मॉडल के हिसाब से बात करता है। देख लेते हैं जल्दी से। के अंदर जी सृष्टि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद द सप्लायर टू परचेज द मशीनरी व्हिच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन इट्स डिपार्टमेंट ए इन 3 मंथ टाइम। स्पेशल फाउंडेशंस वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी व्हिच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम। उत्तर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग द फाउंडेशन इज दिस मच, ठीक है। तो ये वाली कॉस्ट तो आपकी ऐड हो जाएगी। These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose of 45,000 per month। कहता जो ये टेक्नीशियन है ना, इसकी सर्विस आपको डिपार्टमेंट बी ने दी है, किसको? डिपार्टमेंट ए को, और उसने 49,500 पर मंथ पे बिलिंग करी है। उसने ना 10% प्रॉफिट ऐड कर लिया, किस पे? 45,000 के ऊपर 10% प्रॉफिट ऐड करके 49,500 बना दिया। लेकिन इंटरनली रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स को आपने, इंटरनली जो आप प्रॉफिट एक दूसरे से ले रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, तो हम 45,000 के हिसाब से ही लेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखना, ये पर मंथ बता रहे हैं, क्वेश्चन में उसने शुरू में बताया था कि 3 महीने लगेंगे काम होने में, तो 45,000 इंटू 3 करके आ जाएगा, और 141,870 भी आ जाएगा। साथ साथ मार्क करते हैं, 141,870 हो गया, 45,000 इंटू 3 पुत्र 1,35,000 भी हो गया। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। It says Puttar then the machine was purchased at 158,34,000 inclusive of IGST at 12% for which ITC is available through सृष्टि लिमिटेड। तो हमें पता है कि हमें विदाउट जीएसटी लेनी है, तो इसमें से आप कह दोगे टैक्सेबल अमाउंट अपॉन टोटल 100 डिवाइड बाय 112, तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ये देखिए जी, 158,34,000 इंटू 100 अपॉन 112, ये आपकी कॉस्ट आ गई एक्सक्लूडिंग जीएसटी। 55,770 का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, इनकर किया गया टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट, ये भी ऐड हो जाएगा। और एक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया 30,000 रुपए पर टू सुपरवाइज द मशीनरी इंस्टॉलेशन, तो ये दोनों खर्चे भी ऐड हो गए जी, 55,770 और 30,000। उसके अलावा बस खत्म हो गया क्वेश्चन। कहता जी बता दो ए सर्टेन द अमाउंट एट व्हिच द मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो हमने कर लिया, उन सबका टोटल कर लो, जो खर्चे लिखे हैं ऐड कर दो। कहता आईजीएसटी क्रेडिट अवेल कर लिया इन्होंने, ठीक है। इंटरनली बुक प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड, क्वेश्चन ना भी कहता तब भी हमने एलिमिनेट कर ही दिए। तो आप इन सबको जैसे टोटल करोगे, ये आपका पुत्र आंसर आ गया, इतने रुपए पर आप मशीन को कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है हमारे पास, एक सेकंड दीजिएगा। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, गड्डी जांदी है भुआ, भुआ। आओ जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज फ्रॉम एस नंबर 11 माय फ्रेंड, कम ऑन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, कम ऑन जी। कहंदा जी लीगल लिमिटेड is engaged in the manufacturing of rubber. For its plant, it required the machineries of latest technology. It usually resorts to the long-term foreign currency borrowing for its fund requirement.
1 अप्रैल 2023 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने क्या किया, $1 मिलियन मतलब $10 लाख बोरो कर लिए फ्रॉम इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी यूएस। एक्सचेंज रेट था 63 रुपए पर डॉलर का। The funds were used for acquiring the machineries on the same date to be used in 3 different plants. ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरीज इज 10 years एंड द रेजुअल वैल्यू इज 30 लाख रुपए। ठीक है। क्वेश्चन में अभी तक नॉर्मल बात चल रही है। आपने $1 मिलियन का लोन लिया जी 1 अप्रैल 2023 को, जिस दिन $1 का रेट था 63 रुपए का। ठीक है। मतलब $10 लाख इंटू 63 रुपए पर डॉलर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 630 लाख रुपए की। रेजुअल वैल्यू 30 लाख रुपए की माइनस किया और डिवाइड बाय लाइफ कर दोगे 10 साल का, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है। लेकिन याद रखना डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर निकलती है, ईयर के बिगिनिंग की है, और एक्सचेंज रेट चेंज होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन अभी नहीं निकालनी हमने। कहते जी अर्लियर आल्सो द कंपनी यूज्ड टू परचेज द मशीनरीज आउट ऑफ फॉरेन बोरिंग। एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन सच बोरिंग्स वर चार्ज्ड टू P&L अकाउंट एंड वर नॉट कैपिटलाइज्ड इवन दो द कंपनी हैड एन ऑप्शन टू कैपिटलाइज इट एज पर नोटिफाइड AS11। क्वेश्चन बात कर रहे हैं पैरा 46 से कि जहां पर हम कहते हैं कि अगर आप कंपनी हो, कौन हो, कंपनी हो, क्या बोला इसने, क्या बोला, लीगल लिमिटेड, मतलब तुम कौन हो, कंपनी हो, तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम में डील कर रहे हो, इन दैट केस यू हैव एन ऑप्शन कि आप P&L में एक्सचेंज गेन या लॉस ना ले जाकर कैपिटलाइज कर ले, और अगर डेप्रिशिएबल एसेट जो कि इस केस में है, उस सिचुएशन में आप अपने कॉस्ट ऑफ एसेट को एडजस्ट कर दें। तो कहता आज तक हमने वो ऑप्शन अवेल नहीं करी। Now for this new purchase of machinery, the company is interested to avail this option of capitalizing the same to the cost of asset. Exchange rate on 31st of March is $1 equal to 62 रुपए, तो 1 रुपए से कम हो गया आपका। Assume that on 31st March, Legal Limited is not having any old long-term foreign currency borrowing except for this one amount borrowed, जो अभी 1 अप्रैल को किया। क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि आपको सभी के लिए सेम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तो कहता पुराना कोई नहीं है हमारे पास, सिर्फ यही है। ठीक है, मतलब आप अगर ऑप्शन लेना चाहो तो इस बार ये ऑप्शन ले सकते हो। क्वेश्चन कहते हैं जी भैया, कमेंट वेदर द लीगल लिमिटेड कैन कैपिटलाइज दिस एक्सचेंज डिफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, इफ यस कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑन द मशीनरी। कहता क्या ये कर सकते हैं कैपिटलाइज, बिल्कुल कर सकते हैं। पैरा 46 से की कहानी लिखानी है आपने 4-5 लाइंस में, और कहता डेप्रिसिएशन निकाल दो तो डेप्रिसिएशन इजीली निकल जाएगी। ये देखिए बहुत ही आसान है। आपने जब लिया था तो $1 का रेट था 63 रुपी, और 1 मिलियन लिया था, यानी कि 63 मिलियन रुपए हो गए आपके, या फिर 630 लाख रुपए कह सकते हो। जब एक्सचेंज डिफरेंस आया आपका, तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख डॉलर जो थे, और 1 रुपए के हिसाब से तो 10 लाख रुपए से यानी कि 1 मिलियन रुपए आपके कम हो गए, तो रह गया 62 मिलियन का, मतलब 620 लाख रुपए रह गए। 30 लाख रुपए का आपका रेजुअल वैल्यू है, डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपकी पर ईयर की डेप्रिसिएशन पुत्र आ जाएगी, जो कि आती है 590 लाख बटे 10, 59 लाख रुपए, और यू कैन से 5.9 मिलियन। टिक टिक हो जाओ, टिक टिक हो जाओ, ये है जी आपकी डेप्रिसिएशन 5.9 मिलियन की। उम्मीद करता हूं समझ आ गया है। लो भाई ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एस नंबर 12 का, पता क्या कह रहा है, कहता हमने ना बैकवर्ड एरिया में मशीनरी लगाई, बिजनेस लगाया सॉरी, और कहता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ना सब्सिडी मिल रही है कितनी, 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट कर दी जी 75 करोड़ की, तो 75 का 20% हो गया 15, तो 15 करोड़ की सब्सिडी मिल गई आपको इन जनवरी 2024। अब ये बताना क्या करें इसका। अरे यार हर बच्चा जानता है, इट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी कह रही है इसको ना रेवेन्यू की आइटम मान लेते हैं, लॉसेज रिड्यूस करेंगे। अरे भैया गलत है, यू आर नॉट जस्टिफाइंग, यू आर नॉट जस्टिफाइंग, कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। करेक्ट ट्रीटमेंट इज टू क्रेडिट द सब्सिडी टू कैपिटल रिजर्व। तो जो कंपनी कह रही है भैया वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है। AS13 का क्वेश्चन है भाई, किसका, FIBS का, कहते हैं 10% डिबेंचर है, बताओ क्या लल्लू क्वेश्चन है। अब हम इसको करेंगे बैठ के, बिल्कुल नहीं, क्लास में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, सो वी आर नॉट ऑब्वियसली गोइंग टू सी दिस, क्योंकि कोई भी नया पॉइंट नहीं था। अमलगामेशन का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम बच्चों को लगता है अमलगामेशन अमलगामेशन, ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहता जी, समराइज पुत्र बैलेंस शीट्स ऑफ द ज्ञान लिमिटेड एंड किरण लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 24 आर गिवन बिलो। ज्ञान और किरण दो बैलेंस शीट्स हैं जी, ये लायबिलिटीज आ गई और ये आ गई जी एसेट्स इन दोनों के। ज्ञान लिमिटेड हैज एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ किरण ऑन 31st मार्च 24 एज पर द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर। ये बैलेंस शीट भी कब की है पुत्र, 31st मार्च 2024 की ही है, और इसी दिन ज्ञान ने किरण को क्या किया जी, टेक ओवर कर लिया, इसका बिजनेस एक्वायर कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन हमें बता रहा हूं द फॉलोइंग टर्म्स। अब टर्म्स देखो क्या क्या है, कहता है जी बैंक्स एग्रीड टू वेव 50% लोन ऑफ ज्ञान लिमिटेड। है, ये कहां से अमलगामेशन में बात आने लगी भाई, ये तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कह रहे तो कर देंगे एंट्री, कहता 50% लोन वेव ऑफ कर देंगे। एक बार हम पहले जाकर देख लें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भैया ऐसा करना, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास कर देना इन द बुक्स ऑफ ज्ञान, और बैलेंस शीट बना देना आफ्टर मर्जर वाली।
तो ज्ञान जो है, अब उसने कहा ज्ञान कौन है, जिसने बिजनेस एक्वायर किया, ज्ञान हैज एक्वायर्ड द बिजनेस, तो ज्ञान किस रोल में, परचेजिंग कंपनी के रोल में। एक तो परचेजिंग कंपनी वाली एंट्रीज होंगी कौन सी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, एसेट टू लायबिलिटी वाली, फिर आपने लिक्विडेटर को क्या क्या दिया वगैरह वगैरह, वो वाली एंट्री। उसके अलावा अगर क्वेश्चन, सॉरी, हमें ऐसी कोई चीज कहता है जो इसने यहां पर कही, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जैसी लग रही है, तो वो भी एंट्री में करनी पड़ेगी। कहता बैंक एग्री टू वेव ऑफ द 50% लोन ऑफ ज्ञान। ज्ञान लिमिटेड का लोन है कितना, एक बार ज्ञान लिमिटेड में चलते हैं। यहां पर आप देखोगे पुत्र, ये लिखा है लोन फ्रॉम बैंक कितना, 40, और ऊपर देखोगे जाकर लैक्स में वैल्यू तो 40 लाख का है। 50% वेव ऑफ कर दिया यानी कि 20 लाख रुपया। आप क्या करोगे, क्या लाइबिलिटी है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट सॉन्ग करेंगे, लोन फ्रॉम बैंक 20 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप यूज करेंगे। ये देखिए जी, ये लीजिए, लोन फ्रॉम बैंक टू, उसने नाम रखा रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस नाम से कर, तो 20 लाख रुपए से आपने एंट्री पास कर दी। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट कहता जी ज्ञान लिमिटेड जो है ना, इट विल रिड्यूस इट्स शेयर टू ₹2 पर शेयर, 2 रुपए का कर देंगे। अभी कितने का है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच है, और 650 लाख रुपए का है, मतलब 650 लाख डिवाइड बाय 10 पुत्र, तो 65 लाख शेयर हैं, तो 10 की बजाय ना 2 का कर दो। ये लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में जो पुरानी फेस वैल्यू थी गायब हो गई, टू नई वाली फेस वैल्यू 2 रुपए, और ये नंबर ऑफ शेयर कैसे आ गए, 650/10 यानी कि 65 लाख शेयर, 2 के हिसाब से 130, और बाकी कहां गया, रिकंस्ट्रक्शन में चला गया जी आपका बाकी का पैसा, 520 लाख रुपए। तो 520 लाख का यहां से फायदा हो गया, और 20 लाख का यहां से फायदा, टोटल फायदा 540 लाख का हो चुका अब तक। उसके बाद क्या कहता है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहता है एंड देन कंसोलिडेट 5 सच शेयर्स इनटू 1 शेयर ऑफ ₹10। पहले क्या किया, 10 रुपए से 2 का शेयर किया उसने, तो नंबर ऑफ शेयर आपके जो है चेंज हो गए, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर आपके सेम रहे 65 लाख। अब कहता 5 शेयर जो है ना दो दो वाले, उनकी बजाय एक शेयर बना दो 10 का, यानी कि आपके नंबर ऑफ शेयर अब चेंज हो जाएंगे। तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल जो अभी अभी 2 का बनाया था उसको खत्म करके 10 रुपए का बना दो, लेकिन आप 5 पुराने शेयर 2 वालों को 10 में बना रहे हो, यानी कि नंबर ऑफ शेयर चेंज होंगे, यहां पर रिकंस्ट्रक्शन राइज नहीं होगा आपका, तो नंबर ऑफ शेयर आपके पुत्र चेंज हो जाएंगे। कितने शेयर थे आपके, यहां हमने बताए थे 65 लाख शेयर थे, 65 लाख शेयर, अब कितने हो गए, आप कहोगे जी 65 लाख डिवाइड बाय 5 पुत्र, ये आपके 13 लाख शेयर हो गए ऑफ ₹10 ईच, तो 13 लाख इंटू 10 आ गया 130 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्मल बात करें, कहते हैं ज्ञान लिमिटेड विल इशू दिस मच टू किरण लिमिटेड एक्सेट्रा। अब जो है बात रिकंस्ट्रक्शन की नहीं कर रहा, सवाल उठता है रिकंस्ट्रक्शन कराई क्यों उसने। हम जानते हैं रिकंस्ट्रक्शन किस सिचुएशन में होती है, जब आपके पास बहुत सारे लॉसेज एक्सेट्रा हो। तो जरा इसकी बैलेंस शीट देखें ज्ञान लिमिटेड की, आपको पुत्र यहाँ पर ना एक चीज दिखेगी, ये P&L अकाउंट 260 नेगेटिव, जिसके कारण उन्होंने पहले कैपिटल रिडक्शन अपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करी है। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितने आ गए थे, 540 लाख के, याद रखिएगा। 20 लाख रुपए का पुत्र आपने लोन से फायदा कमाया, और 520 लाख रुपए आपने इक्विटी वालों से सेक्रीफाइस कराए, तो 540 लाख रुपए मेरा रिकंस्ट्रक्शन में पड़ा है, जिसमें से मैं क्या करूंगा, एक तो हम यूज कर लेंगे इसको P&L को राइट ऑफ करने के लिए, वो वाला जो डेबिट बैलेंस था वो खत्म हो गया, अभी भी बैलेंस बचा, तो इस बैलेंस को कहाँ लेकर जाएं, हम कैपिटल रिजर्व में इसको ले जाएंगे, कि हमारे पास इतने रुपए का फायदा जो है बच गया 280 लाख रुपए का। तो यहां तक तो क्वेश्चन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जैसी चीजें जो है दिख रही थी। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अमलगामेशन की। हाँ जी, क्वेश्चन कहता, उत्तर ध्यान से मेरे साथ साथ, ज्ञान लिमिटेड विल इशू 2 इक्विटी शेयर फॉर 3 इक्विटी शेयर ऑफ किरण लिमिटेड। पुराने 3 के बदले आप नए 2 दोगे, और जो नए शेयर आप दोगे ना, इसको 20 रुपए पर देना, लेकिन हमारा शेयर तो कितने का है, 10 रुपए का है नया। तो इसका मतलब है जो फेस वैल्यू तो 10 ही है, तो बाकी 10 रुपए का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। आप 2 नए शेयर दोगे फॉर एवरी 3। किरण लिमिटेड के शेयर हैं कितने जी, ये देखिए, 600 लाख रुपए का कैपिटल है, एक शेयर 10 का होता है, यानी कि इनके 60 लाख शेयर हैं। तो हम इनके 3 के बदले 2 देंगे, 60 लाख गुना, आप कितने दे रहे हो, 2 फॉर एवरी 3, में दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन, ये लीजिए, 60 लाख इंटू 2/3, आप 40 लाख नए शेयर दे रहे हो, और क्वेश्चन ने क्या बोला, शेयर देना 20 रुपए के हिसाब से, मतलब 800 लाख रुपए के शेयर दिए, लेकिन इसमें से फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की, तो 400 लाख की फेस वैल्यू है, और 400 लाख रुपए का पुत्र सिक्योरिटी प्रीमियम है। उसके अलावा क्वेश्चन कहता, preference shareholder of Kiran Limited will be paid off by issuing equivalent number of 10% preference share of Gyan Limited of ₹100 each। बस फर्क ये होगा कि हम 105 का देंगे, मतलब फिर से 5 रुपए प्रीमियम, इक्विवेलेंट नंबर। ये देखिए जी, किरण लिमिटेड में आएंगे, किरण लिमिटेड में पुत्र देखेंगे 200 लाख रुपए का प्रेफरेंस कैपिटल है, एक शेयर है 100 रुपए का, यानी कि इनके 2 लाख शेयर हैं, तो हम इनको इक्विवेलेंट नंबर ही दे रहे हैं,
10% वाले सिर्फ किसके मिलेंगे? ऑब्वियसली ज्ञान के। तो 2 लाख शेयर दिए आपने, लेकिन दिए कितने पर? 105 पर। तो 2 लाख गुना 105 टोटल 210 का दिया, लेकिन इसमें से जो फेस वैल्यू है ना वो 100 रुपए ही है, तो बाकी का 5 रुपए प्रीमियम है। तो 2 लाख गुना 5 10 लाख का प्रीमियम है। टोटल पीसी तो हम देखें कितनी हो गई? 1010। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक दो चीजें बताता हूँ यहाँ पर आपको। पीसी है 1010। पहले हम क्वेश्चन में आगे पॉइंट देखते हैं, ये डिसाइड करना होगा ना क्वेश्चन मर्जर का है कि परचेज का। एक पॉइंट कहता है जी, जो डिविडेंड ऑफ किरण लिमिटेड है ना विल बी पेड आफ्टर मर्जर टू द शेयर होल्डर ऑफ किरण लिमिटेड। किरण लिमिटेड में जाकर देखिए क्या कोई डिविडेंड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये डिविडेंड पेबल दिख रहा है ना 60 लाख रुपए का किरण में। कहता है आफ्टर मर्जर पेमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपका एक्वायरिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी कौन? ज्ञान, ये वाली कंपनी पेमेंट कर देगी। बड़ी आसान सी एंट्री हो जाएगी, डिविडेंड पेबल टू बैंक। देखना चाहो तो अभी देख भी लेते हैं उसे। ये वाली एंट्री तो आसान है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहा। डिविडेंड पेबल टू बैंक दिख गया 60 लाख रुपए का, कोई इशू ही नहीं है। उसके अलावा कहता ट्रेड पेबल ऑफ ज्ञान इंक्लूड 50 लाख पेबल टू किरण लिमिटेड। तो ये तो इंटर कंपनी होगी, इसको खत्म करेंगे। ट्रेड पेबल को खत्म करने के लिए डेबिट, रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल ये भी हो गया 50 लाख रुपए से। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये मर्जर का है कि परचेज का है? पांचों कंडीशन जो मर्जर वाली है फुलफिल हो जाती है, और बड़ा आसान है। ना किसी एसेट की वैल्यू चेंज हुई, ना किसी लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई। सारे एसेट सारे लायबिलिटी टेक ओवर कर लिए उन्होंने। सारे एसेट सारे लायबिलिटी टेक ओवर कर लिए ना भाई। किसी भी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करी उन्होंने, इसका मतलब। और सारी जो पीसी है वो कैसे दी है? शेयर्स के थ्रू ही दी गई है, चाहे इक्विटी या प्रेफरेंस। तो इट इज अ केस ऑफ मर्जर। मर्जर के केस में जो मेन बात का ध्यान रखना रहता है वो क्या है? आपकी जो पीसी आई है 1010 रुपए की, हम जानते हैं पीसी और शेयर कैपिटल का जो डिफरेंस है दैट इज एडजस्टेड इन रिजर्व। पीसी है 1010 की, और इस कंपनी का शेयर कैपिटल था कितना? 600 और 200 800। ये है शेयर कैपिटल, और 1010 की है आपकी पीसी। डिफरेंस कितना है? 210 का। इट विल बी एडजस्टेड थ्रू द रिजर्व। ये आप रिजर्व्स में एडजस्ट करोगे, यानी कि रिजर्व्स आपके इतने रुपए से कम हो जाएंगे। कितने रिजर्व है? 360। तो 360 में से 210 कम होंगे, कितने रह गए? 3 में से 2 की 5, 3 में 2 की 1, 6 में से 1 की 5। 150 लाख रुपए का ही रिजर्व जो है आपका आएगा। बैलेंस सेकंड एंट्री जो आप पास करते हो ना लिक्विडेटर को, आप एसेट टू लायबिलिटी वाली एंट्री, सॉरी, उसमें आपका जो रिजर्व्स हैं 360 की बजाय कितने आएंगे? 150 आएंगे। तो दो चीजें, एक तो रिजर्व्स भी टेक ओवर होंगे, लेकिन 210 रुपए का जो डिफरेंस है वो रिजर्व्स में एडजस्ट होकर वो सिर्फ कितना रह जाएगा? 150। चलो इसकी जर्नल एंट्रीज दिखाता हूं मैं आपको। यहां तक तो हमने देख ली थी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाली। उसके बाद आ गया जी अब आपकी अमालगामेशन वाली एंट्री। तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ किरण लिमिटेड, सबसे पहले पीसी के अमाउंट से 1010, फिर आप कहोगे जी एसेट्स टू लायबिलिटीज टू रिजर्व्स। तो एसेट्स एक एक करते हुए किरण लिमिटेड के टेक ओवर करेंगे कौन? ज्ञान। क्या क्या एसेट है? एरा जी पीपी 900 का, इन्वेस्टमेंट 250 की, ट्रेड रिसीवेबल 135 का, और कैश एट बैंक 140। सेम टू सेम चारों एसेट की वैल्यू आपने लिख दी। उसके बाद आएगा जी टू लायबिलिटी। लायबिलिटी में डिबेंचर है 100 के, ट्रेड पेबल है 105 के, डिविडेंड पेबल है 60 का। ये लीजिए जी, डिबेंचर है 100 के, ट्रेड पेबल 105 का, डिविडेंड पेबल है 60 का। टू बिजनेस परचेज, ये पीसी का अमाउंट आ गया। और जनरल रिजर्व जो मैंने आपको बताया 360 थे, लेकिन उसमें से जो डिफरेंस था 210 का, वो आप उत्तर माइनस करेंगे। एक मिनट, क्या आ गया आपका? 150 रुपए। इस तरीके से एंट्री होगी। और फिर जो लिक्विडेटर था इस एंट्री में, इसको तीसरी एंट्री में क्लोज करेंगे। लिक्विडेटर को 1010 देने, इसमें पीसी की डिटेल बनानी है। सबसे पहले हम कह रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रहे कितने इक्विटी शेयर दिए थे आपने, भूलना नहीं है। ये देखिए आपने कितने शेयर दिए थे इनको? ये थे 40 लाख शेयर, जिसमें से फेस वैल्यू थी 10 की और प्रीमियम था 10 रुपए का। तो आप कहेंगे उत्तर 40 लाख गुना 10 रुपए आपका आ रहा है कैपिटल में, और बाकी आ गया प्रीमियम में 40 गुना 10 400 का। सिमिलरली प्रेफरेंस में कितने शेयर थे? 2 लाख शेयर थे, एक शेयर था 100 रुपए का, वो तो आ गया कैपिटल में। और 5 रुपए का प्रीमियम भी दे रहे थे, 2 लाख गुना 5 10 लाख का प्रीमियम। तो टोटल प्रीमियम इक्विटी वालों को 400 लाख, प्रेफरेंस वालों को 10 लाख, टोटल 410 लाख उत्तर बन जाता है। इस तरीके से एवली एंट्री पास होगी। और बाकी की दो एंट्री हमने बताई दी आपको। उसके उसने बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा, बैलेंस शीट तो आसान सी है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, आप लोग इजिली बना सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जी, कौन सा क्वेश्चन दिया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया जी एएस नंबर 16 का, बोरोइंग कॉस्ट से संबंधित, और प्रश्न नंबर भी 16 है। क्या बात है मित्रों, थोड़ा इसको और जूम जूम कर लें, जूम 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 जूम। हाँ जी, की कहता क्वेश्चन पुत्र, क्वेश्चन कहता है यू लिमिटेड हैज obtained a term loan of rupees 620 lakh for a complete renovation and modernization of factory on 1st of April 23। ठीक है, देखने से लग रहा है बड़ा सा लोन है, मतलब क्वालिफाइंग एसेट माना जा सकता है। Plant and machinery was acquired under the modernization scheme and the installation got completed on 30th April 24। 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट किया, 30 अप्रैल 24, मतलब एक साल तो पूरा लग गया, जो 31 मार्च 24 को खत्म हुआ, और उसके बाद एक महीना और लग गया।
अप्रैल 2024 का, तो 13 महीने टोटल आपके लगे। एक्सपेंडिचर ऑफ रुपी 510 लाख वाज इनकर्ड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो जो ये प्लांट एंड मशीनरी की उसने बात करी ना, इस पे 510 लाख रुपए खर्च हुआ। उसके बाद 54 लाख रुपए आपने सप्लायर्स को दिया है एज एन एडवांस फॉर एडिशनल एसेट्स विच वर आल्सो रिसीव्ड एंड इंस्टॉल्ड बिफोर 30th अप्रैल। और ब्रैकेट में क्या कहता है, ब्रैकेट में कहता है एडिशनल एसेट हैज टेकन सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इन इट्स इंस्टॉलेशन। तो क्वेश्चन आपको ये इशारा कर रहा है कि भाई इसको भी क्वालिफाइंग एसेट मान लेना। अदरवाइज हम ये जानते हैं कि जब क्वेश्चन आपको ये चीज कहता है ना कि भाई मैंने एज एन एडवांस दिया है दूसरी पार्टी को, तो उसको कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एडिशनल एसेट को भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे तो इसको भी क्वालिफाइंग एसेट मान लेना। यानी कि इसके ऊपर भी जो बोरिंग कॉस्ट इनकर होगी उसको कैपिटलाइज कर लेना, पीएनएल मत लेकर जाना। ठीक है। और तीसरी चीज कह रहा है क्या था, बैलेंस लोन ऑफ 56 लाख हैज बीन यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। तो टोटल 620 लाख की डिटेल बता दी, 510 प्लस 54 प्लस 56 टोटल 620 ही बनेगा। और ये लास्ट वाला जो 56 है ये कैसे हुआ, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हुआ, मतलब ये आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं बनेगा। क्वेश्चन के अंदर पुत्र जी ऐसा हुआ, कंपनी हैज पेड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 68.2 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन द अबव लोन। अकाउंटेंट आपकी एडवाइस मांग रहे हैं कि भैया बताइए इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट क्या होगी। तो 68.2 लाख में से हम जानते हैं आप प्रोपोर्शनेट कर देंगे, 510 आउट ऑफ 620 क्वालिफाइंग एसेट है, कैपिटलाइज हो जाएगा। 620 में से 54 के ऊपर प्रोपोर्शनल निकालेंगे, ये भी आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। और 620 में से जो 56 लाख के लिए प्रोपोर्शनल निकलेगा ये पुत्र कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ये देखिए जी, तो पहले आपने कहानी लिख देनी है बोरोइंग एसेट के बारे में, दो चार लाइन क्वालिफाइंग एसेट कौन हो, तो फिर मेन बात ये आ गया। सबसे पहला जो मॉडर्नाइजेशन वाला खर्चा था आपका कितना, 510 लाख रुपए का। हेडिंग देखिए, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज है, 620 में से प्रोपोर्शन कर दिया 510 लाख रुपए का, और जितना बोरिंग कॉस्ट था उससे मल्टीप्लाई करते हुए प्रोपोर्शन निकाल लिया 56.10। और फिर जो एडवांस है, एडवांस टू सप्लायर्स फॉर द एडिशनल एसेट, इसको भी हमने क्वालिफाइंग एसेट ही माना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था इसमें आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। तो इसका भी प्रोपोर्शन करते हुए 5.94 आ गया पुत्र कैपिटलाइज। और जो लास्ट वाला था वर्किंग कैपिटल, ये तो फॉर श्योर है भैया तुम क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते। तो प्रोपोर्शन करते हुए जो 6,16,000 आया, इसका हेडिंग देख लीजिए कहाँ जा रहा है, ये इंटरेस्ट जो कि चार्ज किया जाएगा पुत्र पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत दुविधा परेशानी इसमें नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमने क्लास में किया हुआ है। कहता जी एक होटल है, उन्होंने मिस्टर ए को रखा है जो कि इनके सारे होटल का काम धाम देखेगा और उसको फिक्स रिटर्न पेएबल मिलेगी, डे टू डे मैनेजमेंट वगैरह करेगा, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे, लेकिन ए को कोई भी वोटिंग पावर एक्सेट्रा नहीं। तो कहता है इसको रिलेटेड पार्टी मानेंगे, हमने क्लास में सीखा है भैया ये रिलेटेड पार्टी नहीं बनता है। ठीक है ना, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द रिलेटेड पार्टी। अरे 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 अरे, मिस्टर ए विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी। ठीक है ना, डिटेल हमें पता है एएस 18 के हिसाब से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 एएस नंबर 19 से आसान प्रश्न है। कहता जी सन लिमिटेड जो है विशेष टू ऑब्टेन अ मशीन कॉस्टिंग 30 लाख बाय वे ऑफ लीज। तो सन लिमिटेड को लीज पे लेनी है मशीन, मशीन की लाइफ है 14 साल, लेकिन कंपनी को चाहिए सिर्फ 3 साल के लिए। इट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टार लिमिटेड। तो स्टार लिमिटेड कौन हो गया, लेसर, फॉर अ लीज रेंटर ऑफ 3 लाख पर एनम पेएबल इन एरियर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। 3 साल के लिए चाहिए सिर्फ, और 3 लाख रुपए का आप रेंट देंगे। चीफ अकाउंटेंट ऑफ द सन लिमिटेड इज नॉट श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस लीज रेंटल एंड सीक्स योर एडवाइस। तो भैया जो लेसी है ना, लेसी कौन है आपका, सन लिमिटेड, कहता है इसके जो अकाउंटेंट साहब हैं उनको ना पता नहीं चल रहा कि लीज रेंटल की ट्रीटमेंट क्या करें। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहे हैं इसको फाइनेंस लीज माना जाए या ऑपरेटिंग लीज माना जाए। अब भैया बड़ी आसान सी बात है, फाइनेंस लीज की 5 कंडीशन होते हैं, उसमें से 2 हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों लगाकर देख लेंगे, अगर फुलफिल होगी तो ठीक है, नहीं तो हम कह देंगे ऑपरेटिंग लीज। 5 कंडीशन है, कोई भी कंप्लीट कोई भी फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं भैया फाइनेंस लीज बन जाएगा, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज है। उस 5 में से जज करने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन दी है, कौन सी, एक तो लाइफ वाली, 14 साल की इफेक्टिव लाइफ है। और अगर हम कहते हैं कि जो लीज है इट कवर्स द मेजर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, अगर आपकी जो लीज टर्म है इट कवर्स द मेजर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, तुम कहते थे फाइनेंस लीज है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो लीज पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का ही है। तो 14 में से 3 साल ही सिर्फ कवर कर रहे हो, इस वजह से तो ये फाइनेंस लीज नहीं बनेगी। दूसरी चीज क्या देखा जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट वेदर कवर्स द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट और नॉट। तो आपकी जो लीज रेंटल है पुत्र कितने रुपए के, 3 लाख पर एनम, और 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसने 15% के हिसाब से एन्युटी फैक्टर भी आपको बता दिया 3.36। तो आप 3 लाख रुपए को 3.36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी, कितने वैल्यू आएगी देख लेते हैं, ये आ गई 10,08,000 रुपए। फिर आप कहेंगे वेदर इट कवर्स द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विच इज रुपी 30 लाख, ऑब्वियसली नो। तो आप इसको करके देखेंगे जी, परसेंटेज करेंगे 10,08,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, तो ये आपका कितना प्रतिशत आ जाएगा देख लेते हैं, 1 मिनट जी।
10,08,000 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, 33.6% आ रहा है। अगर मिनिमम 80 या 90% होता तब हम कहते कि भैया ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी जो है इट कवर्स द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो इस सिचुएशन, इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी फाइनेंस लीज नहीं बन रही, तो क्या बनेगा, ऑपरेटिंग लीज बनेगा। और जो लीज पेमेंट आप करोगे, जो सन लिमिटेड लीज पेमेंट करेगी, उसको अपने एक्सपेंस मानना है अपने पी&एल में स्ट्रेट लाइन बेसिस के हिसाब से ओवर द लीज टर्म। अदरवाइज अगर आपको कोई और पैटर्न लगता है बेनिफिट का जो आप ले रहे हो, तो फिर उस रेशो में उस बेनिफिट के पैटर्न के हिसाब से बांट देना। लेकिन जो मेन क्रक्स है वो ये कि ये ऑपरेटिंग लीज बनेगा, फाइनेंस लीज नहीं बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ रहा है जी पुत्र एएस नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स है पुत्र आपका 37,50,000 का, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है आपके 5 लाख रुपए के। क्वेश्चन कहता है जी कन्वर्टेबल डिबेंचर कंपनी ने इशू कर रखे हैं, एट द बिगिनिंग करे थे 8% डिबेंचर हैं, 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, तो 50 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए, 8% का इंटरेस्ट है यानी कि 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया, और टैक्स रेट है 30%। तो ये हमें डाइल्यूटेड डीपीएस निकालने के काम आएगा। और इक्विटी शेयर कितने मिलेंगे कन्वर्जन के बाद, 55,000। ओरिजिनल शेयर कितने, 5 लाख। क्वेश्चन कहता है बेटा आपको बेसिक और डाइल्यूटेड डीपीएस बतानी, तो बेसिक कैसे बना दोगे, 37,50,000 डिवाइड बाई 5 लाख, ये लीजिए जी आगे 7 रुपये 50 पैसे। और जब डाइल्यूटेड बनाओगे तो क्या कहोगे, न्यूमरेटर 37,50,000 में क्या ऐड कर दोगे, आई इंटू 1 - टी। आई कितने, 4 लाख, और टी कितना है 1,20, तो आई इंटू 1 - टी कितना हो गया आपका, 2,80,000 रुपये ऐड हो जाएगा। तो टोटल न्यूमरेटर के 40,30,000, और डिनोमिनेटर में आपके ओरिजिनल शेयर थे 5 लाख, और अभी कन्वर्जन होने का 55,000 और मिलेंगे, तो डिनोमिनेटर में आगे टोटल 5,55,000 शेयर। तो आपका जो डाइल्यूटेड ईपीएस है 7 रुपये 26 पैसे आ रहा है। क्या ये इससे कम है, हाँ जी, बेसिक ईपीएस से कम है। मतलब हाँ, हमारा जो डिबेंचर है कन्वर्टेबल, ये पोटेंशियल जो इक्विटी शेयर है ये डाइल्यूटिव नेचर के हैं, क्योंकि इनके कारण हमारा बेसिक ईपीएस जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है ना। चलो एक अंतिम प्रश्न है एएस नंबर 29 का, क्वेश्चन नंबर 20, इसे भी देख लेंगे। क्वेश्चन कहता पुत्र जी क्या हुआ, company has Seharsh Limited engaged in the manufacturing of electric home appliances. The company is in the process of finalizing the accounts for the year ending 31st March 23 and needs your expert advice on the following issues. पहला पॉइंट बढ़िया है, कहता जी कंपनी हैज इट्स प्लांट्स एट 3 डिफरेंट लोकेशंस, इट हैज टू शट डाउन वन ऑफ इट्स प्लांट्स ड्यू टू इंटरनल रीजन। 3 में से एक प्लांट को बंद करना है। कहता है जो सेड प्लांट साइट है इट इज अंडर अ रेंटल एग्रीमेंट टिल 31 मार्च 24। हम कहाँ खड़े 31 मार्च 23 पे, आपका रेंटल का एग्रीमेंट है 31 मार्च 24 पे, जिसके हिसाब से आपको रेंट पर मंथ देना पड़ेगा 80,000। यानी कि अगर आप 31 मार्च 24 तक कंटिन्यू करते हो तो 80,000 गुना 12, 9,60,000 रुपए आपके दे आएंगे। ठीक है ना। इफ द कंपनी कैंसल्स द एग्रीमेंट इट हैज टू पे अ पीनल अमाउंट इक्वल टू 6 मंथ रेंट। अच्छा, अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें 12 नहीं 6 ही महीने का देना पड़ेगा, तो ये हम इसको रब करके 6 महीने बोल देते हैं। 80,000 गुना 6 आपका 4,80,000 रुपए जाएगा, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट से हटने की बात करते हो। लेकिन कंपनी के पास दूसरी ऑप्शन है कि आप इसको सबलेट कर दो और आपको 45,000 रुपये आता रहेगा। यानी कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करो, कंटिन्यू करते रहो, तो आप 45,000 रुपये सबलेट करके अर्न कर सकते हो। सबलेट मतलब आप किसी और पार्टी को दे दोगे। यानी कि आपने कितना देना है 80,000, लेकिन आपको 45,000 रिसीव हो जाएगा, तो आपके खाते में नेट आएगा 35,000 रुपए। और क्योंकि सिचुएशन में आप कैंसिल नहीं करोगे तो पूरे 12 महीने तक यही काम चलेगा। 35,000 गुना 12, ये कितना हो जाएगा जी, 4,20,000 रुपए। क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, कहता है ऑन द बेस ऑफ रेलिवेंट एएस आप आंसर दो। आंसर किस बारे में देना है, उसने आपसे एक्सपर्ट एडवाइस पूछी है, तो बेसिकली हमसे ना प्रोविजन एक्सेट्रा के बारे में जानना चाह रहा है। ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं जी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। मैं बताता हूँ, ये देखिए जी, कहता है जी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ क्वेश्चन दिया तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकेंड, कहता हूँ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड अंडर इट। अब इससे इकोनॉमिक बेनिफिट तो कोई आ नहीं रहा, हम कह रहे हैं कि हम तो इसको शट डाउन ही कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉस्ट है वो ग्रेटर देन बेनिफिट है। अब सवाल उठता है अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या चीज है, ये क्या होता है जी, सिखाता हूँ। अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो होता है ना वो लोअर होता है दो चीजों का, नेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट। उसने आपको क्वेश्चन में बताया कि हम अगर इसको फुलफिल करते हैं, पूरे 12 महीने रखते हैं तो सबलेट कर देंगे, और उस केस में हमारा डैश खर्चा होगा जो कि कितना है 4,20,000। एक तो वो चीज होगी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, या तो वो है, या फिर
एनी कंपेंसेशन और पेनल्टी राइजिंग फ्रॉम फेलियर टू फुलफिल इट। आपके पास दूसरी ऑप्शन है, आप आज ही मना कर दो कि भाई मैं नहीं रख सकता, उस केस में आपको 6 महीने की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो क्या होगी जी, कंपेंसेशन। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते हो, उसके कारण जो कंपेंसेशन जाएगी वो एक फिगर आ गई, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हो उसके कारण जो आपका नुकसान होगा। ये जो दो चीजें हैं, इनका जो लोअर है, दैट इज कॉल्ड एज द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन। और एज पर एस 29 कहता है कि प्रोविजन आपको बनानी है लोअर ऑफ दीज टू। ये देखिए, अगर आप एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं तो 80,000 करंट 6 महीने के लिए देना पड़ेगा, जो पेनल्टी है। अगर आप एग्रीमेंट कंटिन्यू कर लेते हैं, सबलेट होगा, आपका जो नेट जाएगा 4,20,000 जाएगा। तो दोनों में से जो लोअर है, इतना रुपया 4,20,000, इसकी आपने प्रोविजन बना के रख लेनी। ठीक है। दूसरा केस, क्वेश्चन कहता बेटा, अ केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन द कंज्यूमर कोर्ट एंड द नोटिस फॉर लेवी ऑफ अ पेनल्टी ऑफ 20 लाख हैज बीन रिसीव्ड। तो 20 लाख का नोटिस मिला, कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लॉयर टू डिफेंड द केस, और जो 2 लाख रुपए लेगा, 50% फीस कहता आपने पे कर दी, और बैलेंस 50% आपने फाइनलाइजेशन के बाद देना है अभी। तो ये तो क्लियर ही है ना कि 1 लाख रुपए तो देना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ द केस। इस 1 लाख की प्रोविजन तो बना ही लेंगे। उसके अलावा कहता देयर आर 75% चांसेस दैट द पेनल्टी में नॉट बी लिवाइड। मतलब याद होगा आपको, एक टर्म होती है जी, प्रोबेबल है, नॉट प्रोबेबल। तो आपकी ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि मोर लाइकली नहीं है, मोर लाइकली नहीं है। 50% से अगर कम चांस है तो हम इसको कहते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन, अगर ज्यादा हो गया तो हम उस केस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसको बोल देते हैं। लेकिन 75% चांस है पेनल्टी में नॉट बी लिवाइड। तो जो 20 लाख रुपए का नोटिस है, इसके लिए हम कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे, लेकिन जो 1 लाख रुपए फीस आपको भी देनी है उसके लिए प्रोविजन जो है जरूर बनाई जाएगी। ये देखिए जी, कहता प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब कहते हैं? इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल एक्जिस्टेंस इज कंसीडर्ड प्रोबेबल, दैट इज मोर लाइकली देन नॉट। लेकिन हमारे इस केस में जो है, हमारे इस केस में 75% चांस है कि पेनल्टी लगेगी ही नहीं। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोविजन नहीं बनानी है। और प्रोविजन लेकिन बनानी पड़ेगी किसके लिए? जो 50% फीस है, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की, उसकी आप बना लेना। और जब आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करो तो पैरा 14 जो है एस 29 का प्रोविजन की कंडीशंस बताता है कि क्या क्या होना चाहिए। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, जो कि इस केस में है ही नहीं। दूसरा वो बताते हैं कि भाई आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जाने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, और उसका रिलायबल एस्टीमेट भी बनाया जा सके। तो तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, जैसे इसमें तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाली ही फुलफिल नहीं हुई ना, क्योंकि 75% चांस तो है ही नहीं, 50% चांस है कि आपको देना ही नहीं पड़ेगा, तो वहीं पे खत्म हो गई बात। तो प्रोविजन बनानी ही आपको नहीं है उसके लिए। अंतिम केस एक और है, थर्ड केस। क्वेश्चन क्या था बेटा, एक मिनट, यस। क्वेश्चन सेज द कंपनी हैड कमिटेड टू सप्लाई अ कंसाइनमेंट वर्थ रुपी 1 करोड़ टू वन ऑफ इट्स डीलर्स बाय द ईयर एंड। ठीक है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इफ डिलीवरी इज नॉट मेड ऑन टाइम, अ कंपेंसेशन ऑफ 15% ऑफ द वैल्यूज टू बी पेड। अगर आपने समय पर नहीं दी डिलीवरी तो 15% आपको पेनल्टी लगेगी। While the consignment was in transit, one of the trucks carrying goods worth rupees 30 lakh met with an accident. It was covered by insurance. According to the surveyor report, policy amount collectible is subject to 10% deduction. 30 लाख का नुकसान हो गया, 10% डिडक्ट होके पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा, मतलब 27 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो नेट लॉस कितना हो भाई? 3 लाख। वो तो रिकॉग्नाइज करोगे ही करोगे। और 30 लाख रुपए का कंसाइनमेंट, आपका ट्रक क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, उसका तो सामान सारा उड़ गया, हम ये मान के चल रहे हैं। तो 15% आपको पेनल्टी देनी होगी, 4.5 लाख रुपए की। 30 लाख का 15%, तो वो भी आपने लॉस रिकॉग्नाइज कर लेना। तो कहता बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी हैज रिसीव्ड द इन्फो दैट द पॉलिसी अमाउंट हैज बीन प्रोसेस्ड। मतलब इंश्योरेंस कंपनी 27 लाख रुपए आ गया, एंड डीलर हैज आल्सो क्लेम फॉर द कंपेंसेशन। तो कहता बताइए, अब बड़ा ही आसान जैसे मैंने बताया, आपका लॉस हुआ जी कितना? 30 लाख का, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है? 27 लाख का। तो नेट लॉस जो है वो 3 लाख हो गया। और जो आपने कंपेंसेशन क्लेम डीलर को देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा टू द अदर पार्टी, 30 लाख का 15%, 4.5 लाख रुपए। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ना एक चीज लिखी है, कहते हैं क्योंकि ना टोटल कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ रुपए का था। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ ये वाली चीज, वर्थ रुपी 1 करोड़ था टोटल कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते क्या पता 15% इसका करना हो। तो इंस्टीट्यूट ने एक और आंसर दिया है, इन सच सिचुएशन कंपेंसेशन जो होगी वो 15 लाख होगी। मतलब ऑप्शन दी है कि चाहे आप 30 लाख का करो 15% या 1 करोड़ का। ज्यादा जेन्युइन, ज्यादा क्लियर जो है, बेटर मुझे लगता है 30 लाख वाला है रादर देन 1 करोड़। क्योंकि आपका जो कंसाइनमेंट 70 लाख का तो डिलीवर हो ही गया ना भाई, 30 लाख का एक्सीडेंट हुआ हमारा 30 लाख के सामान को, तो 30 लाख के तो 15% देंगे हम, सिर्फ 4.5 लाख। तो इस तरीके से बात होती है। इतना ही पुत्र आपका आरटीपी है। मैं आप सब बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा एग्जाम के लिए। बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। और ये जो आरटीपी है,
बहुत ज़्यादा नया पॉइंट कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन, क्विक रिवीजन की तरह हो गया। तो सब बच्चे जो है जिन्होंने बाद में बीच में ज्वाइन किया, फटाफट से इसको देख लेना है और पक्के से आपने देख कर जाना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाईलाइट एएस का स्पार्कल। 10 स्पार्कल बुक हमने लॉन्च करी है, वो डेफिनेटली सब बच्चों ने उसको करना है एग्जाम से पहले। उसके अंदर जितने पॉइंट है सारे आपने जो फटाफट 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 देखते रहने हैं, वो लास्ट मिनट गाइड आपके लिए साबित होगी। एंड बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट। मैराथन लिया था मैंने लास्ट अटेम्प्ट में, बोला मैराथन आपने जरूर देखना है, चैप्टर्स का और एएस का भी मैराथन है मेरा, वो भी आपने देखकर जाना है। इसी के साथ में लेता हूँ अलविदा जी पुत्र, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।